हमारे बहुत ही प्रिय श्रोताओं का एक मरतबा फिर अलबिर टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होने वाले नो योर लॉज इस बेसिक एजुकेशन वेब सीरीज़ में स्वागत है। और श्रोताओं, आपको याद होगा हमने पिछला एपिसोड भारत में जो नया फौजदारी कानून अमल में आ गया है, भारतीय न्याय संहिता, जो पुराने इंडियन पिनल कोड 1860 का नया अवतार है, इसके बारे में कुछ एक जानकारी दी थी। अंडरलाइंग प्रिंसिपल जो बताया जा रहा है कि भाई नया कायदा क्यों, आईपीसी को पूरा स्क्रैप करके उसकी जगह जो बीएनएस लाया गया है। एक बड़ी दलील जो दी जाती है वो ये कि कॉलोनियल वक्तों के इन कायदों को आखिर हम कब तक बर्दाश्त करते। 1860 में आईपीसी बना था, उसके बाद में कुछ न कुछ उसमें संशोधन हुए हैं, 498A और इसी तरह के दूसरे सेक्शंस इसके अंदर में लाए गए। 124A भी पहले से मौजूद रहा, लेकिन सिंस इट इज़ 124A लॉ रिलेटिंग टू सेडिशन, ये भी एडिशन कहीं बाद को हुआ, लेकिन ऑफ कोर्स 100 साल के ऊपर तो मैं समझता हूँ 124B को भी हो गए होंगे। तो कहीं इस बात पर विचार करना पड़ता है कि अगर समझ लीजिए पूरे के पूरे आईपीसी को स्क्रैप करने की बजाय क्या ये मुमकिन नहीं था कि आईपीसी के अंदर में लार्ज स्केल अमेंडमेंट्स किए जाते और लार्ज स्केल अमेंडमेंट्स करके कायदे का नाम, सेक्शंस का अरेंजमेंट वही रखा जाता और उसके अंदर में जो भी आवश्यक एडिशंस थे वो कर दिए जाते। तो हमारे कुछ साथियों का कहना ये भी हुआ कि नया कायदा लाने के नतीजे में मुश्किल अब ये हो गई है कि अगले कम से कम 20 बरसों तक हिंदुस्तान के अंदर में मालूम पड़ता है 2 क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पैरेलल चलेंगे। एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आईपीसी 1860 के तहत चलेगा और दूसरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बीएनएस 2024 के तहत चलेगा। वो क्यों? उसकी वजह मेरे प्रिय श्रोताओं ऐसी है कि 1 जुलाई 2024 से पहले जो प्रचलित फौजदारी कायदे थे, ऐसा नहीं होगा कि 1 जुलाई 2024 के बाद में वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। वो अपनी जगह बने रहेंगे, लेकिन उनका अमल 1 जुलाई 2024 से पहले जो मामले कोर्ट में पेंडिंग है उन पर होगा। द न्यू एक्ट विल बिकम एप्लीकेबल ऑन दोज केसेस विच विल बी फाइल्ड आफ्टर 1 जुलाई ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2024। तो पुरानी जो केसेस कोर्ट्स के अंदर में पेंडिंग है, उन पुरानी केसेस को ऑफ कोर्स पुराने कायदों से ही न्याय निर्णीत किया जाएगा। तो अब मुश्किल हमारे जजेस हजरात की और वकीलों की ये भी है कि ये जो तारीख़ है 1 जुलाई 2024, इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा कि 1 जुलाई 2024 के पहले जितने फौजदारी केसेस हैं वो सब पुराने कायदों के हिसाब से चलेगी और 1 जुलाई 2024 के बाद में जो नई क्रिमिनल केसेस आएंगी उनको नए कायदे लागू होंगे। तो ऑफ कोर्स इस वजह से ही कहा जाता है कि देयर विल बी 2 डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एप्लीकेबल इन द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। अब ये जो पेंडिंग केसेस हैं, इनको रिजॉल्व होने में बहरहाल समय लगेगा। हमारे यहाँ हायरार्की ऑफ कोर्ट है, जेएमएफसी है, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर उसका अपीलेट फोरम, सेशंस कोर्ट, फिर हम आगे चले गए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से द टॉप मोस्ट कोर्ट ऑफ द अपील सुप्रीम कोर्ट। तो ये पूरे सिस्टम से गुजरने के लिए 20 बरस तो कहीं नहीं गए। तो इसीलिए समझा जा रहा है कि पुरानी केसेस की अंतिम समाप्ति के लिए कम से कम 20 बरसों का अवकाश तो हमें लगेगा ही, और 20 बरसों तक दोहरी मेहनत है जो वकीलों ने भी करनी है और जजेस ने भी करनी है, क्योंकि पुरानी केसेस 1860 के भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड के तहत और 1 जुलाई 2024 के बाद में भारतीय न्याय संहिता 2024 के तहत नई केसेस। अब आ जाइए एक मरतबा फिर बीएनएस के कुछ प्रोविजंस को लेकर के आपको जानकारी दें। आपने सुन रखा है कि एक नया फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है और उसका नाम हम सुनते हैं कम्युनिटी सर्विस। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो दूसरे देशों के अंदर में चल रही थी और ये समझा गया कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं, पेटी ऑफेंसेस करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ में दंडात्मक कार्रवाई कारावास की सूरत में या फ़ाइन की सूरत में न करते हुए
उनसे कम्युनिटी सर्विस कराई जाए। अब ये कम्युनिटी सर्विस एग्जैक्टली क्या होगी, इसको कहीं डिफ़ाइन नहीं किया गया है। कम्युनिटी सर्विस से मोटे मोटे रूप में हम ये समझ लेते हैं कि कोई ऐसा काम जिसको करने के नतीजे में कम्युनिटी एट लार्ज विल बी बेनिफिटेड। तो रिफ़ॉर्म का जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट पाया जाता है, उस रिफ़ॉर्म के कंसेप्ट के अंदर में कम्युनिटी सर्विस भी अपना एक रोल प्ले करती है। एक आदमी को कम्युनिटी के ताल्लुक़ से, कम्युनिटी के संबंध में अगर समझ लीजिए आपने जागरूक कर दिया और कम्युनिटी को लेकर के उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इससे उसको अवगत करा दिया, तो मालूम पड़ता है लॉ मेकर्स का इंटेंशन कहीं ये है कि ही विल बिकम कॉन्शियस टू हिज ड्यूटीज़ टूवर्ड्स द कम्युनिटी। तो इस हिसाब से ये कम्युनिटी सर्विस वाला प्रावधान किया गया है। नोट कर लें, सेक्शन 4F है। सेक्शन 4 के तहत जो अलग अलग पनिशमेंट्स दी जा सकती हैं, उन पनिशमेंट्स की हमें वहाँ पर एक सूची मिलती है। इसमें इम्प्रिजनमेंट भी है, फ़ाइन भी है, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी भी है। आपने सही सुना, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। कोर्ट को इस बात का भी अधिकार दिया गया है कि अगर किसी मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम साबित हो जाता है तो ऐसे आदमी की प्रॉपर्टी को फोरफीट करना, ज़ब्त करने का प्रोविज़न भी हमें सेक्शन 4F में मिलता है। दिस कैन अगेन बी वन ऑफ द काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। और फिर यहीं हमें 4F के अंदर में, जैसा कि मैंने पहले कहा, कम्युनिटी सर्विस भी है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगेन इज़ देयर एज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, एंड बाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट व्हाट नाउ it is so provided in so many words कि imprisonment for remainder of person's natural life। तो पहले कहीं लोगों के जहन में ये बात आती थी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी 14 बरस की कैद, उम्र कैद नहीं बल्कि सिर्फ 14 बरसों की कैद। अब ये कहा जा रहा है कि आदमी की जो बाकी नेचुरल लाइफ है, उस पूरी की पूरी नेचुरल लाइफ के लिए उसको जो है सज़ा सुना दी गई है। गोया कि 14 सालों के अंदर में छूटने का इम्कान जो एक वक्त में था अब नहीं रहा। ये अलग बात है कि जेल में रहते हुए अपने अच्छे कंडक्ट के नतीजे में कुछ रेमिशंस वो अर्न कर सकता है और उसके नतीजे में पूरी की पूरी ज़िंदगी जेल में रहने की बजाय इन रेमिशंस के चलते उसको जेल की ज़िंदगी से जल्दी छुटकारा भी मिल सकता है। तो बहरहाल ये सारे फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट हैं जो हमें सेक्शन 4 के अंदर में मिलते हैं। और सेक्शन 4 ऑफ कोर्स ऑफ भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता के अंदर में कुछ और नए ऑफेंसेस जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इनमें से एक ऑफेंस जिसके बारे में कुछ और जानकारी आपको देनी है, बल्कि 1 से 2 ऑफेंसेस कह लीजिए। इसमें पहले एक ऑफेंस हुआ करता था जो इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 309 के तहत कवर होता था, दैट वाज अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। ख़ुदकुशी करने की अगर कोई कोशिश करता है, ख़ुदकुशी करने का अगर कोई अटेम्प्ट करता है, तो ऐसे आदमी के लिए सेक्शन 309 के अंदर में पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर दी गई थी। लेकिन अब 309 को डिलीट कर दिया गया है। तो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड पर से इज़ नाउ नो मोर पनिशेबल। लेकिन एक प्रोविज़न जो किया गया है इसी को लेकर के हमारे पढ़ने में आता है अंडर BNS कि अगर किसी सरकारी आदमी को, पब्लिक सर्वेंट को, उसकी ड्यूटीज़ को निभाने से रोकने के लिए अगर कोई शख्स सुसाइड करने का अटेम्प्ट करता है तो ऐसे शख्स के लिए नए BNS के अंदर पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है जो आया हुआ है और इस पर थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि 309 तो स्क्रैप हो गया, लेकिन 309 में जो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड है उसको एक नए रूप के अंदर में BNS में लाया गया है। किसी सरकारी आदमी को उसके सरकारी काम से रोकने के लिए अगर कोई आदमी सुसाइड करने का अटेम्प्ट करता है तो ये पूरे एक्ट को एक ऑफेंस का दर्जा दिया गया है और इसे BNS के तहत पनिशेबल करार दिया गया है। इसी सिलसिले में कुछ और जानकारी देना चाहेंगे। सेक्शन 302 हमारे यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर दफ़ा हुआ करती थी इंडियन पिनल कोड की, और अब उसकी जगह पर
सेक्शन 103 सबसेक्शन 1 आ गया है। सेक्शन 103 सबसेक्शन 1 पनिशमेंट फॉर मर्डर। ऑफ कोर्स दो ही पनिशमेंट होती है मर्डर करने वाले के लिए, एक तो डेथ है या दूसरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। इसमें आप फ़ाइन के एलिमेंट को ऐड कर लें क्योंकि कोर्ट उसको फ़ाइन भी इम्पोज कर सकता है। अब यहीं पर सेक्शन 1032 के तहत मॉब लिंचिंग को लाया गया है। ऑफ कोर्स ये जो शब्द है मॉब लिंचिंग वाला, ये कहीं 1032 में नहीं आता है, लेकिन ये बताया गया है कि अगर समझ लीजिए 5 लोग या 5 से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर किसी आदमी का कत्ल कर देते हैं, और वो कत्ल किस बिना पर किया जाता है, तो रेस है, कास्ट या कम्युनिटी है, सेक्स है, प्लेस ऑफ बर्थ है, लैंग्वेज है, पर्सनल बिलीफ है और एनी अदर सिमिलर ग्राउंड। मतलब कहने का ये कि ये जो लिस्ट दी गई है ग्रुप, यूँ कह लीजिए कि मॉब लिंचिंग के ऑफेंस के उपलक्ष्य में, इस बिना पर अगर किसी का कत्ल किया जाता है कि वो एक पर्टिकुलर रेस को बिलोंग करता है, या वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करता है, या कोई पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करता है, या अगर समझ लीजिए उसके कत्ल की वजह उसकी सेक्स बन जाती है, या उसकी प्लेस ऑफ बर्थ, या उसकी लैंग्वेज, या आरोपी अपने आप में उसके उपलक्ष्य में किसी प्रकार का कोई पर्सनल बिलीफ रखते हैं। हमने ये भी कहीं सुना था कि एक औरत को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि मारने वाले उसके ताल्लुक़ से ये समझते थे कि वो विचक्राफ्ट करती है। ऐसी औरत के मर्डर की वजह क्या बनी? मारने वालों का ये बिलीफ कि ये औरत जो है विचक्राफ्ट है। तो ऐसी सारी चीज़ों को जिसके अंदर में हुजूमी तशद्दुद की केसेस हैं, मॉब लिंचिंग वाले मैटर्स हैं, एक 5 आदमियों का या उससे ज़्यादा का ग्रुप आगे बढ़ कर के किसी का मर्डर कर देता है इन कारणों के चलते, तो ऐसे ग्रुप को बिलोंग करने वाले हर एक आदमी को मर्डर की सज़ा सुनाई जाएगी। तो मॉब लिंचिंग की एक नई प्रोविज़न कह लीजिए जो सेक्शन 1032 के तहत BNS में लाई गई है। इसी प्रकार से एक और सेक्शन 113 इंट्रोड्यूस किया गया है, टेररिस्ट एक्ट। टेररिस्ट एक्ट इससे पहले UAPA के सेक्शन 15 के अंतर्गत भी आता था। हमने कोशिश ये की कि जो डेफिनेशन टेररिस्ट एक्ट की सेक्शन 113 ऑफ BNS में है उसको कंपेयर करें सेक्शन 15 में जो टेररिस्ट एक्ट की व्याख्या दी गई है उससे, और इन दोनों का कंपैरिजन करने के बाद में हमने ये पाया कि बोथ दीज सेक्शंस आर इफ़ नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल but except for a few words here and there, the wording and the content of both the sections are more or less identical. तो कहीं जहन इस तरफ गया कि एक आदमी may God forbid commits a terrorist act, how you are going to dealt with him? क्या उसे IPC के तहत dealt with किया जाएगा या UAPA के तहत dealt with किया जाएगा? तो ऐसे में इस मुश्किल को सुलझाने के लिए एक एक्सप्लेनेशन हमको मिल गया सेक्शन 113 में, और सेक्शन 113 के इस एक्सप्लेनेशन के अंदर में ये बात कही गई है कि एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक का है या उससे बड़ा है, वो ये डिसाइड करेगा कि अगर कोई टेररिस्ट एक्ट कहीं कमिट हो गया है तो ऑफेंस 113 BNS एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाए या 15 ऑफ UAPA के तहत रजिस्टर किया जाए। तो कहने का मतलब ये कि अब पुलिस वाले ये तय करेंगे कि टेररिस्ट एक्ट को BNS एक्ट के तहत लाया जाए या टेररिस्ट एक्ट को UAPA के तहत लाया जाए, और इस बात का फ़ैसला कौन करेगा? एक ऐसा पुलिस अधिकारी जिसका रैंक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का या उससे ऊंचा है। अब इस चीज़ को और समझना पड़ेगा, और ख़ास करके हमारे फौजदारी कोर्ट्स के अंदर में प्रैक्टिस करने वाले जो वकील हजरात हैं वो इस मामले में हमको एनलाइटन करें। What would be the consequences if the offence is registered under UAPA, and what would be the consequences if the offence is registered under section 113 of BNS? तो कुछ और बातों को लेकर के किसी अगले एपिसोड में एक मरतबा फिर आपके सामने हाज़िर हो जाएंगे, परवरदिगार चाहे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का, अपने अतराफ़ वालों का भी। धन्यवाद।